किसी की तरह दिखे देखे से लग रहे हैं। नहीं लग रहे हैं। रितेश देशमुख विजय रूपाणी ने गुजरात के डेवलपमेंट में कड़ी मेहनत की है, आप इसको झुठला नहीं सके। आप कह रहे हैं विजय रूपाणी ने राजकोट के डेवलपमेंट के लिए मेहनत की। कड़ी मेहनत की अरे है। मेरा सवाल सुन लो मित्रों, उन्होंने मेहनत की, हाँ, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, नहीं दिया। पर वो अभी भी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। उसके बिल्कुल। सामने कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी, ये तीन प्रमुख पार्टी। हाँ बिल्कुल। अब आप कैसे तय करोगे कि वोट कहाँ जाए? डबल हुई है सर, डबल हो गई। डबल हो गई है, डबल हो गई है सबको। अभी सबको 13 प्रो बाजार में आ रहा है, उस वो लेना है तो महंगा ही पड़ेगा ना। चाइना से थोड़ी इंपोर्ट कम हुई है, तो चाइना से इम्पोर्ट कम हुआ है ना। अभी इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था कि हमारी जो चाइना से जो हम माल लेते हैं वो बड़ा है, और ये अंकल कह रहे हैं कि कटा है, पता नहीं चल रहा गया है। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि अपना आपकी सरकार आएगी, क्योंकि आपके पास भी एक मजबूत चेहरा नहीं है सर, ना कांग्रेस के पास है, लेकिन बीजेपी के पास मजबूत चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा चेहरा आगे उनके पास योगी आदित्यनाथ जी। तो ये जब चेहरे आगे आते हैं, मैं इनके काम से खुश नहीं हूँ पूरे तरीके से, लेकिन जब ये चेहरे आगे आते हैं लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचती सर कि किसको वोट डालें। अक्षांश और देशांतर को पहचानने के कई सूचकांक हो सकते हैं। इसमें कुछ एक दफा आपको नक्शे पर पसरी लकीरों को पहचानना पड़ता है, कुछ एक दफा आपको देखना पड़ता है कि आपके सामने भोजन की जो थाली है उसमें जो व्यंजन है वो खेत में उगने वाले किस पदार्थ की चुगली कर रहे हैं। कभी पोशाक देखकर आप पहचानते हैं और ज़बान देखकर तो पता चलता ही है, लेकिन आपको पता चलेगा कि आप भारत के एक शानदार प्रदेश गुजरात के शानदार शहर राजकोट में है। यदि आपको दिन के किसी भी पहर में कोई भी व्यक्ति खास तरह की यौगिक मुद्राएं करता नजर आए, जिसमें कभी मंद तो कभी द्रुत गति में वो अपनी हथेलियों को रगड़ रहा हो, तो क्या हुआ, जो स्नायुओं को नियंत्रण में लाने के लिए और फिर उन्हें ज़रूरत के मुताबिक उत्तेजित करने के लिए और भी कई गतिविधियां होंगी। लेकिन अगर कोई मावा रगड़ रहा है, यदि कोई सेंसेक्स की बात कर रहा है, और यदि कोई उसी गति में फाफड़ा या थेपला की बात कर रहा है, और आखिरी में उपसंहार के तौर पर जय श्री कृष्ण बोल रहा है, या आपको कोई उससे जुड़ा साहित्य मुहैया करा रहा है, तो समझ लीजिए कि आप सौराष्ट्र के केंद्र में हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा है। इस वक्त हम लल्लन टॉप के दोस्तों से घिरे हुए हैं, आलोचक भी होंगे इसमें कई, उनका भी स्वागत है। जब तक सत्संग होता रहे तब तक वाद विवाद संवाद की गुंजाइश रहती है। मैं यहाँ पर राजकोट शहर में अपने वरिष्ठ पत्रकार अभिनव जी की छत्रछाया में हूँ। बहुत सारे मेहमान जुटे हैं। अभी इस वीडियो के शूट के शुरू होने से पहले बहुत चर्चा हो रही थी। एक भाई साहब हैं जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं, कहाँ गए वो? निकल गए वो नालंदा से थे। और बहुत सारे काका मिल रहे हैं। ये काका इनोवेटर हैं, आइए काका। ऑडियोलॉजिस्ट साहब ये ऑडियोलॉजिस्ट हैं, ये काका हैं इनोवेटर हैं। ये जो कार पर बैठे बैठे आपकी त्वचा को झुलसाने की साजिशें सूर्य रचता है, उसको आप कैसे ऑटोमेटिक ढंग से निपटा सकते हैं, इसके लिए काका एक इनोवेशन कर रहे हैं। एक हमारे ग्राफिक्स के मित्र हैं, स्टॉक मार्केट के मित्र हैं, विद्यार्थी हैं जो कह रहे थे कि मैं कैमरे पर पार्टी का ज्ञान नहीं दूंगा, कैमरा बंद करोगे तो राजनीति शास्त्र के सब पुराण बांच दूंगा, है ना। एक और भाई साहब थे, वो चले गए हैं, काला चश्मा लगाए थे, वो कह रहे थे कि आप मीडिया की पर्याप्त विवेचना क्यों नहीं करते हैं। एक वो भाई आए, उन्होंने हमको मावा भी ऑफर कर दिया। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, इसको तज दीजिए। मैंने भी तज दी है। वो स्कूल वाला अभिलाष में। और ये मैं पिछली बार 2017 में आया था, हमारे मित्र हैं यहाँ विवेक सिन्हार, उनके स्कूल में, तो यहाँ वहाँ ये बालक पढ़ता था। देखिए समय की गति, धरती अपनी धुरी पर 5 बरस घूमी, बालक बड़ा हो गया। नाम बताओ बच्चे। दर्शन पाटिलिया। दर्शन, क्या करते हो दर्शन तुम? मैं अभी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, बीएससी किया हुआ है मैंने मैथ्स में। मुझे ये बताओ, समझ लो कि ये तुम्हारा इंटरव्यू है, ठीक है। मुस्कुराओ, तुमने मेंस क्लियर कर दिया तभी तो इंटरव्यू तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें गुजरात राज्य के सामने जो 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, हाँ, उनके बारे में बताना है। सबसे बड़ी 3 चीजें जो तुम्हें लगता है इस स्टेट को फिक्स करनी चाहिए। मतलब जो करंट है कि जो ऑल ओवर करंट है और all over है। एक तो पेपर लीक है, पेपर लीक का मामला, एक तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी, और एक ये है कि जो सत्ता में जो पार्टी है वो समस्या है, इसीलिए कि हाँ वो लोग थोड़ा सा
उनके सर में सत्ता चढ़ गई है, मुझे ऐसा लगता है। वो भी एक समस्या है, इसीलिए हम इस बार चेंज चाहते हैं। ऐसा आपका मानना हाँ, है? ऐसा मेरा मानना है। तो चेंज के तौर पर यहाँ पे प्रमुखता दो विकल्प दिख रहे हैं, हाँ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हाँ, उन दोनों पार्टियों की संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस को वोट करेंगे तो हमें, अगर भाजपा को 75 से 80 सीट आई तो पक्का है कि मध्य प्रदेश या कर्नाटक यहाँ पर होने वाला है। इसीलिए हम आम आदमी पार्टी को एज अ ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, इसीलिए इस बार पर कई चेंज। आलोचक ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का बूथ लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कार्डर नहीं है। इस आलोचना पर आप क्या सोचते हैं दर्शन? हाँ, ठीक है, शायद वो सत्ता में नहीं आ सकते, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर काम करें, वो भी अच्छी बात होगी। तो दर्शन भाई की चिंता ये है कि एक पार्टी मजबूत हाँ, विपक्ष मजबूत पर। विपक्ष चाहिए हमें और अभी। आपको लगता है कि कांग्रेस ने वो काम नहीं किया है? वो तो फिर वही होगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट, गोवा, वही होने वाला है। अच्छा अगर वो भाजपा 10 सीट रह गई बहुमत से तो फिर वही होगा। अच्छा इसीलिए हम चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष हो जो बिके नहीं। अच्छा, दूसरा मुझे सवाल ये बताइए कि हमने ये देखा है कि यहाँ पर तमाम चुनावी मुद्दों के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चुनावी मुद्दा हाँ। बन जाते हैं। कई बार कई लोगों ने कहा कि साहब वो एक जनमत संग्रह में तब्दील हो जाता है। गुजरात की अस्मिता, गुजरात का गौरव, ये सारे शब्द आते हैं। इन पे आपका क्या सोचना है? देखिए, वो पहले था, लेकिन अभी ऐसा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री है वो देश का काम कर रहे हैं। हमें तो गुजरात के बारे में सोचना चाहिए कि गुजरात को क्या चाहिए। वो अच्छा है, वो भाजपा ने इतना बुरा भी काम नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी चेंज की ज़रूरत है। 27 साल से ये लोग सत्ता पे काबिज है, अभी चेंज की बहुत तो ज़्यादा आप एक मजबूत विपक्ष के लिए वोट डाल रहे हैं या सत्ता अगर परिवर्तन? सत्ता में ये दो अलग चीज़ सत्ता हो में गई। आ जाए तो अच्छी बात है। पर आप कॉन्फिडेंट नहीं साउंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को हाँ, लेकर। नहीं, क्योंकि भाजपा उनके कोर वोटर है बहुत ज़्यादा, इसीलिए लगता है कि वो सत्ता में आएंगे ही। लेकिन अगर आते हैं कोई दूसरा तो बहुत अच्छी बात है, पर मजबूत विपक्ष तो चाहिए हमें। निकुंज, मैं आऊँगा, सबके पास आऊँगा। आप बताइए, गुजरात के सामने क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, और इस चुनाव को आप लोग कैसे देखते हैं नागरिक के तौर पर, नौजवान के तौर पर? संभावनाएं तो बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया है। गुजरात का यूथ इस वक्त जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, पहली बार देखेंगे कि गुजरात का यूथ या कोई भी वर्ग किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं है। वो अपने वोट की कीमत पहचानता है। ये बार बार ये शब्द कहा जा रहा है, प्रलोभन में नहीं है। क्या क्योंकि प्रलोभन होता पहले था वोटर को? प्रलोभन अब क्या, इसको पैसे से नहीं आंका जा सकता हर चीज। प्रलोभन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि एक जातिगत प्रलोभन होता है, कई बार होता है कि कोई ना कोई दूसरा मोटिवेशन प्रलोभन आप होता कह रहे है। हैं अलग अलग किस्म के सामाजिक दबाव सामाजिक होते हैं। प्रलोभन होते हैं, दबाव। लेकिन इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैलकुलेटिव, जिस तरह से इन्होंने बोला कि कैलकुलेटिव स्टेप्स ले रहा है। किसी को लगता है कि भाजपा ने अच्छा काम किया लेकिन पूरी तरह से नहीं किया। किसी को लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी दबाव के लिए जरूरी है। तो हर तरह से एक कंक्लूजन पे नहीं आ रहा है। अगर अपना विधायक अच्छा है तो एंड ऑफ द पॉइंट मुझे लगता है कि यही होगा कि विधायक के नाम पे वोट पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि लोकल फैक्टर्स प्रभावी रहेंगे। आखिर में मुझे लगता है कि लोकल फैक्टर ही प्रभावी रहेगा। सर, लोकल फैक्टर प्रभावी होते हैं, लेकिन वो भी जातिगत होते हैं। जातिगत। हाँ, आप अगर मान लीजिए कि इस इलाके में कोई विशेष समुदाय नहीं रहता है और वो वहाँ का उम्मीदवार वो उस समुदाय से नहीं आता, तो फिर वो हारेगा ही हारेगा। फिर चाहे वो कांग्रेस से हो या जैसे हमारा गांव है वहाँ पर कांग्रेस ही आती है। 27 साल से यहाँ भले ही भाजपा हो, लेकिन वहाँ पर गोंडल जो कोटड़ा सांगाणी जो इसके इलाके है वहाँ पे कांग्रेस ही आती है। कौन सी सीट है? ये कोटड़ा सांगाणी। राजकोट ग्रामीण की बात कर रहे हैं, राजकोट ग्रामीण की बात कर रहे हैं। गोंडल में राजकोट बीजेपी आती है। राजकोट ग्रामीण भी तो बीजेपी मतलब वहाँ पे गांव में है कांग्रेस का, सौराष्ट्र में मैं ऐसा पंचायत और सबकी बात हाँ, करें। वहाँ पर है ऐसा। ये सर एक सज्जन जा रहे थे, ये रुक गए। क्या नाम है आपका? नोतियार अरब। हाँ, नोतियार अरब। नोतियार अरब। आप स्विगी के लिए डिलीवरी का हाँ जी। काम करते हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस आए बस। आप चाहते हैं कांग्रेस आए, क्यों चाहते हैं आप ऐसा? और क्या है, अभी परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन। अभी तो ये इतना जैसे crime दर्शन rate भाई बढ़ कह गया रहे हैं, है। दर्शन भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी, आप कांग्रेस कह रहे हो? नहीं, मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। अच्छा। और मैंने देखा है कांग्रेस का भी इतने साल किया, लेकिन अच्छा किया, स्कूल बनाई, वो सब बनाया। तो पर कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस 2017 में जितनी जोरदारी से चुनाव लड़ रही थी, इस बार उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है, ऐसा कई लोगों ने एक्टिव बोला। तो है, ऐसा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा एक्टिव ही है, उसकी वजह से वो उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो सब ऐसा तो आगे चल ही रहा है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आम आदमी लेकिन पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, वो उसका तो बहुत सारा कौभांड में देखा हूँ वीडियो में, ऐसा नहीं है। वो भाजपा वाले भी कुछ वीडियो बना के भेजते हैं, वो भी देखा हूँ। भाजपा वाले भी भेजते हैं? हाँ, कहाँ वो भेजते हैं भाजपा वाले? नहीं, वो मैं न्यूज़ में देखा हूँ, ट्विटर हाँ, पे ही। हाँ। फिर वहाँ पे देखा हूँ, इसलिए वो और
उससे पहले भी इन लोगों के बहुत हुए थे, आम अच्छा आदमी ये पार्टी बताइए और कि भाजपा आपको की। यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं 27 साल से बीजेपी लगातार जीत रही है, उसकी वजह क्या लगती है आपको? उसकी वजह तो मैं बता नहीं सकता खुले क्योंकि आप तौर कांग्रेस पर। सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, कांग्रेस खुले नहीं हरा तौर पा पर रही। मैं नहीं बता सकता ना। खुले तौर पे क्योंकि नहीं बता सकते। नहीं, वो उसका मेरा को प्रॉब्लम हो जाएगा बाद प्रॉब्लम में। हो जाएगा। इसलिए नहीं बता सकता हूँ। अरे ये पीछे भी एक अड्डा शुरू हो गया है क्या? मैं तो सोचता हूँ ये ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से है ना चुनाव होना चाहिए, अच्छा, ऐसा ताकि क्यों लगता है आपको? सबको पता चलना चाहिए कि कांग्रेस आ रही है। ईवीएम हटा के बैलेट पेपर करना चाहिए। ईवीएम से क्या समस्या है? ईवीएम एक होता है ज्यादातर, और गाड़ी में उठा के ले जाते हैं उसको, एक्सचेंज हो जाता है। किसने बोला आपको ऐसा? स्ट्रॉन्ग रूम नहीं है, राजकोट में भी नहीं है, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग केना रूम रोड होते पे हैं ना? होता है, पर वो ऐसा नहीं है। आपको लगता नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग रूम है? एक से हैं? केनाल रोड पे मैंने स्ट्रॉन्ग रूम जो देखा है ना, वो इतना बड़ा नहीं, ऐसा नहीं है सिक्योरिटी वाला बहुत खास। अरे तो सिक्योरिटी वहाँ 365 दिन नहीं होगी ना, जब उसमें मशीन रखी होगी तब सिक्योरिटी होगी ना, तब वो होगी। स्ट्रॉन्ग रूम बनता है। बनती होगी पर, लेकिन वो देखने वो कोई वहाँ पे ऐसा नहीं जाता है ना, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कैमरे लगे होते हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी कभी गार्ड्स आपने बैठे होते देखा हैं। मैंने देखा है, तभी तो बोल रहा हूँ। ये आपने क्या कहीं यूट्यूब वीडियो या व्हाट्सएप पे पढ़ लिया है क्या? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यूज नहीं करता हूँ। नहीं करते, WhatsApp ये में बहुत नहीं। अच्छा काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभिषेक पंड्या। अभिषेक पंड्या। बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ। जी भाई। एक्चुअल में आपका शो में शायद 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे, तब से देख रहा अरे हूँ, बहुत बहुत पहले से देख शुक्रिया, रहा हूँ। देखिए आप सब लोगों ने कहाँ पहुँचा दिया तो ललन जस्ट टॉक को। मैंने देखा था। बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, बट पर आपका राजस्थान तो लगातार खबर में है। किस बात को लेकर? अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट सचिन हैं। पायलट जो चलता रहता है। चलता रहता है। मैं 10 साल से यहाँ पे ही हूँ। क्या फर्क लगता है राजस्थान और गुजरात में, कल्चरल के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे? बेसिकली राजस्थान की राजकोट की बात करें तो मैं उदयपुर से हूँ, तो यहाँ पे मतलब वो भी ये कल्चरल सिटी है राजकोट। गुजरात की, जो सबसे ज़्यादा मतलब रिच कल्चर है यहाँ दिखेगा आपको। बोलिए। हाँ, कल्चर यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जो बेसिकली काठियावाड़ी, जो जिस वजह से पहचाना जाता है मतलब गुजरात। वही उधर उदयपुर हुआ और जोधपुर हुआ, ये बेसिकली कल्चरल वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये सिमिलरिटी है दोनों के बीच में। और कारोबार के लेवल पे क्या फर्क दिखता हाँ, है? बिजनेस और ये सारा यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है उस गुजरात चीज़ का। में। गुजरात नो हाँ डाउट भाई, क्या ज़्यादा कह है। रहे हैं? माइक छोड़ दीजिए, ऐसे बोलिए। जब से भाजपा आई है तब से बेरोजगारी, पेट्रोल के दाम जिससे हमारी बाइक चलती है उसके दाम बढ़ गए हैं, जीएसटी पे इतना टैक्स लगा दिया, और इतना चलन काटता है ना कि जितना वो हफ्ता भरने में सब चला जाता है। किस में चला ना, जाता है? चलन का मेमो किस्त भरने में चला जाता है। वो हर जगह कैमरा लगा है, जहाँ पे सीधा वो ऐसे अच्छा, जाएंगे देखिए, तो आपने सीधा जब- मुड़ेंगे तो आपने- सीधा क्या नाम चलन क्या आ आपका? जाएगा। नोतियार आ रहा। नौती भाई, जब आपने कहा कि महंगाई वगैरह तो मैंने सुना, पर जब कोई चालान की शिकायत करता है तो मुझे समझ में नहीं आता। चालान कटता है क्योंकि आप ट्रैफिक रूल जंप करोगे, आप हेलमेट नहीं लगाओगे, आप सीट बेल्ट नहीं, ये तो आपकी पर यहाँ सुरक्षा पे के तो लिए है ना? नहीं है ना हेलमेट का नियम, फिर भी वो लोग लगा रहे हैं। हाँ, पहले का पुराना मेहमान वो सब हेलमेट का ही है, तब वो लोग तो हेलमेट क्यों नहीं लगा अपने रहे हैं? हिसाब से लगाते हैं, फिर बाद में अपने हिसाब से ले लेते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ, यहाँ दिलचस्प है, यहाँ लोग हेलमेट नहीं लगाते। आप देखेंगे कोई आदमी आपको हेलमेट लगाया नहीं दिखेगा, कोई भी। आई एम गुड सर, हाउ आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये गुजरात के अधिकतर जगहों पे है। जी बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? अरे इन काका से बात कर लो, काका तो इनोवेटर है। बताओ काका, नाम बताओ अपना। मेरा नाम विपिन गटिया है। ये विपिन काका है। क्या बनाया है आपने काका? हमने कार स्क्रीन कंट्रोल सिस्टम बनाया है। हाँ। कार जब ड्राइविंग करता है ड्राइवर, तो सामने से धूप आती है, तो वो एक ट्रांसपेरेंट कलर पट्टा होता है, वो रिमोट से अप एंड डाउन होता है। अपने लेवल से आप रख दोगे, सामने वाला जो किरण है वो जैसे गोगल्स पहना है ऐसा हो जाएगा, दोनों को, साइड में वाले को। और रात को येलो पट्टा होता है, सामने से हेडलाइट की प्रॉब्लम होती है, सामने वाली कार की हेडलाइट आती है, तो वो पट्टा नाइट को चलेगा, वो भी रिमोट से अप डाउन होगा। और आप दोनों पट्टा ऊपर सन कंट्रोल फिल्म के पीछे रह जाएगा, और रिमोट से अप एंड डाउन होगा, रिमोट आपका स्टीयरिंग में हो जाएगा। तो ये काका आपका पहला इनोवेशन है या आपने पहले भी कुछ बनाया है? नहीं, ये मेरा पहला इनोवेशन पहले है। आप क्या काम करते थे? पहले मैं भाई साहब, आप अड्डा कर लो या मैं थोड़ा दो, प्लीज कोऑपरेट करिए। हाँ, हमारा एक एनजीओ है, हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं। एनजीओ है जो इंडस्ट्री को डेवलप करता है? हाँ, उसका ये तो नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एनजीओ इंडस्ट्री डेवलप करता हमारा है। उद्योग विकास मंडल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। सोसाइटी एक्ट एंड ट्रस्ट एक्ट के नीचे। अच्छा, हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की वेस्ट लैंड होती है, वो लैंड सभी के लिए 25-50 मेंबर के लिए
पूरी मांगते हैं और वो गवर्नमेंट बेचते हैं। जीएसआईडीसी के साथ काम करते हाँ हैं? नहीं, जीआईडीसी मिनी GIDC मिनी जीआईडी इंडस्ट्रियल पार्क। अच्छा, ठीक है। पर ये इंडस्ट्रियल पार्क हम प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट नहीं। जमीन गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को पेमेंट देकर वो जमीन लेते हैं सभी को। अच्छा विपिन काका ये बताइए, जैसे सब लोग बोलते हैं, हाँ, वो लगभग स्टीरियोटाइप जैसा हो रखा है कि गुजरात में कारोबार का बहुत ऐसे सेंस है ना? हाँ। तो उसकी वजह क्या लगती है आपको? नहीं, गुजराती सफल कारोबारी क्यों होते हैं, समझाइए, फॉर्मूला क्या है? गुजरात के लोग साहसिक हैं, मेहनतू है। साहसी हैं और मेहनतू हैं। जो लोग साहसी और मेहनतू होते हैं वो आगे निकलते ही है। बहुत बढ़िया बात। चलो भाई, साहसी मेहनती लोग, क्या नाम है तुम्हारा? सर स्नेहरा झाला। क्या करते हैं आप? सर मेरा एग्रीगेट्स का बिजनेस है। किसका? एग्रीगेट्स यानी कि एम सेंड जो मैन्युफैक्चर सेंड होती है वो सब का। और वो हम समझाइए, आसान भाषा में समझाइए, समझ में नहीं आया। यानी कि जो बड़े पत्थर जो होते हैं उन्हें हम ग्राइंड करके छोटी सी हमें ये क्या रेत बनाते हैं उससे, उसको एम सेंड बोलते हैं, यानी मैन्युफैक्चर सेंड बोलते हैं। और वो करंटली अभी हम केरला में जो पोर्ट बन रहा है वाइजिंगम पोर्ट, उसमें हम सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो बिल्डिंग वेस्ट निकल रहा है, जैसे वो मान भी लीजिए चलता ये है। दीवार तोड़ी गई, Yes. यहाँ कोई नया बनना है, Yes. तो इससे जो वेस्ट निकल रहा है उससे आप सेंड बना दोगे? नहीं सर, उसमें भी हमें थोड़ा सा छानना पड़ता है, यानी कि जो सीमेंट से होगा और कुछ रिसाइकिल होता है ना कुछ यस चीजें? यस, चलो, ये तो अच्छी ऑलमोस्ट चीज़ है। 70% रिसाइकल हो उसको सकता है। बोलते हैं एम सैंड। एम सेंड मैन्युफैक्चर्ड क्या रेट सेंड लगता है भाई? जो ट्रेडिशनल जो सेंड होती है उससे लगभग 30% कम रेट उसका लगता सस्ता है। है। और सस्ता मजबूती है। का क्या हिसाब है? सर मजबूती यानी बोले तो या अभी भी जो हाईवे बनते हैं उसके ऊपर जो छिड़ा का जो होता है वो भी एम सेंड का ही होता है। एम सेंड एम फॉर मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर्ड सेंड। हाँ, तो बड़ा दिलचस्प कारोबार है और खूब मुनाफा भी है इसमें। सर मुनाफा तो है, नहीं बताना है। नहीं मुनाफा है। बैलेंस शीट नहीं बतानी है। जी भाई, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं यही राजकोट से हूँ। क्या नाम है आपका? चेतन पाठक। क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे गुजरात के? मुद्दे तो जो भैया ने बोला वही सब ज़्यादातर इंक्लूडेड है, बेरोजगारी है ये सब, लेकिन मेन चीज़ जो आप ही के एक वीडियो में मैंने देखा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है यहाँ हमारे देश का, उसमें कैंडिडेट को देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्टेड ऑफ प्रधानमंत्री या सेंट्रल लेवल पॉलिटिशियंस। आप कह रहे हैं कि मुद्दे लोकलाइज रहने चाहिए? लोकलाइज मुद्दे भी और लोग भी, मतलब आप candidate प्रधानमंत्री कौन को है? वोट नहीं, वेस्ट में जैसे जितने ऑप्शंस है सब मिला के 13 ऑप्शंस है, लेकिन अगर पार्टीज को ही अगर मेनली देखा जाए तो यही आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, दर्शिता मैडम बीजेपी से हैं उसी तरह। अच्छा, ये कंसर्न है। हाँ जी, हाँ, क्या नाम है आप? धर्मेश नाम है मेरा। और इस भाई साहब ने जो बोला कि भाई पॉलिटिकल्स में ये ज़्यादातर गुजरात में 6 से 8 करोड़ की जनता है, उसमें से ज़्यादातर यंगस्टर है और वो सब चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब में जो पेपर लीक के जो कांड होते हैं, मैं कांड ही बोलूँगा, ये कोई ह्यूमन एरर नहीं है, ये जो कांड होते रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्ता जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन्वॉल्व है। और ये आम आदमी पार्टी ने ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो टीचर होते हैं, उसको अपने उम्मीदवार की तरह खड़ा किया है और वो इतने नॉलेजेबल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी थोड़ी स्ट्रांग रहेगी इस बार, इस वजह से। यस। और सर दूसरा एक ये मुद्दा है कि सौराष्ट्र में एक सेकंड, मुझे पहले काउंटर एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछ लेने दीजिए। जो मैंने इनसे पूछा था, दर्शन भाई से, आपका नाम क्या है? धर्मेश। धर्मेश भाई, कि आपने बोला कि उन्होंने मुद्दा पकड़ लिया, पर कई लोगों ने हमें बताया, अहमदाबाद गांधीनगर में बात कर रहा हूँ जर्नलिस्ट से, कि कैंडिडेट सिलेक्शन जो है 182 सीटों पर, वो आपके हिसाब से कैसा है आम आदमी पार्टी का? बड़ा स्ट्रॉन्ग है उसका कैंडिडेट सिलेक्शन है, वो भी स्ट्रॉन्ग है। उसने जो एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया है। अच्छा। इस टाइम पे जो बीजेपी के जो शिक्षण मंत्री है, ज़्यादातर अंगूठा छाप होते हैं, इतना नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जो कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट रखे हैं, बड़े ही एजुकेटेड रखे हैं और उसके यूट्यूब के व्यूज़ भी होते हैं, वो पर लाइव आते हैं तो भी 5-5, 6-6 हज़ार होते हैं। तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी इस टाइम सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग रहेगी। यस। अच्छा, ये बताइए, लेकिन जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, तो भैया हम अपने हिसाब से बात करेंगे ना। ये पहले आप कहते हो कि आप देखते हैं आप लोगों को, अब आप बात कर रहे हैं तो आप बातचीत को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आऊँगा ना, आपने कह दिया वो लोग धैर्य से खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, है ना। तो जैसे अब ये बात ये आ रही है कि एक तरफ बीजेपी का संगठन है जो सब लोग बताते हैं यहाँ की बहुत मजबूत है,
और उसी के दम पे वो लोग कहते हैं कि साहब ये चुनाव में मजबूती से खड़े रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी आपको लगता है संगठन के लेवल पे कैसा कर रही है? संगठन गांव तालुका के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे? अभी तो वो इलेक्ट होके आई नहीं है, लेकिन जो सूरत में और उस एरिया में जो आम आदमी पार्टी नगर पालिका में जो आई थी उसने ज़्यादा अच्छा काम किया है। और बीजेपी वालों को जैसे भाई ने बताया कि भाई सत्ता सर चढ़ गई है, कुछ कुछ विधायकों के ऐसे वीडियो भी आते हैं कि भाई आपको वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। तो इस तरफ से ये नेगेटिव पॉइंट भी बीजेपी के है। उसने काम किया है, राजकोट में भी इतने सारे ब्रिज बने, पिछले 10 साल में बीजेपी ने भी अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो क्विक डिसीजन होना चाहिए, जो पेपर लीक में पिछली बार आपकी मेन नाराजगी उसी से है क्योंकि आप नौजवान हैं, सरकारी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे हम लोग दूसरे राज्यों में देखते हैं कि सीएम सिटी का एक अलग जलवा होता है कि वो शहर जहाँ से सीएम आता है, तो क्यों जलवा होता है? तो लोगों का कि साहब उनको प्राथमिकता मिल जाती है विकास के कामों में। राजकोट के लिए भी ऐसा रहा क्या कि विजय रूपानी 5 साल सीएम रहे? क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पर एम्स आई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया और रूपानी योजना क्या बोल रहे हैं? एम्स मिला, इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजकोट में एम्स है, फिर अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अच्छा। और सौनी योजना करके नर्मदा का पानी आज ही डैम में डालते हैं, उसमें भी मतलब राजकोट का टर्न बीच में ले लिया था। और सीआर पाटिल जी भी बोले थे कि ये विजय रूपानी जी ये एम्स और एयरपोर्ट ले गए दोनों इंटरनेशनल, सूरत को नहीं मिला, वो सूरत से बिलोंग करता है, तो अभी उसको सूरत को ऐसा अन्याय नहीं होगा वैसे भी बोले थे। अच्छा। बड़ौदा को। और सर सीएम सिटी ना होने का नुकसान भी थोड़ा सा है, क्योंकि जब विजय रूपानी नहीं रहे तो जो न्यू रिंग रोड का एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो 4 ट्रैक रोड बन रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल जोन जो है मेट्रोडा उसे डायरेक्टली जामनगर या सिर्फ अदानी पोर्ट तक जोड़ता है। उस रोड का बनने का काम एकदम ही स्लो हो गया है जब से विजय रूपानी नहीं रहे। स्लो हो गया। जब वो थे तब इमीडिएटली एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और वो काम इमीडिएटली चल रहा था। अभी एलएनटी कर रही है काम, लेकिन वो स्लो चल रहा है, विजिबली स्लो है। स्लो मोशन चल रहा है। हाँ भाई, ऑडियोलॉजिस्ट बताइए क्या नाम है आपका? ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो जिनको भी मतलब ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। नाम क्या है? अंकित भाई नाम है। अंकित भाई? हाँ। हमें भाई जोड़ने दो ना, खुद ही भाई जोड़ रहे हैं। मैं बोलूंगा आपको अंकित भाई। अंकित राज है। हाँ अंकित भाई, ये क्या काम होता है ऑडियोलॉजिस्ट, समझाइए जरा। जैसे कोई भी पेशेंट है, उनको अगर कम सुनाई दे रहा है तो वो पहले ईएनटी डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर ईएनटी डॉक्टर बोलने कि अगर वो कंप्लेन करेंगे तो फिर वो टेस्ट के लिए हमारे पास रेफर करेंगे। लोगों की सुनने की क्षमता की आप जांच करते हैं? हाँ, कोई वो ठीक से सुन पा रहे हैं, कोई कम बोल पा रहा है, मतलब बोलने में अगर दिक्कत है, स्टैमरिंग हो रहा है, वॉइस में प्यूबरफोनिया, जैसे मेल है। क्या बोले तुम? प्यूबरफोनिया? हाँ, जैसे मेल है उसको फीमेल वॉइस निकलेगी तो उसको क्या बोलते हैं? प्यूबरफोनिया एक टर्म है, मतलब प्यूबरफोनिया। हाँ। यदि किसी पुरुष के हाँ जैसे गले से एज चेंज होता है ना 16 ईयर में, तो वो उसका वॉइस नहीं चेंज होता है, तो फिर वो हम लोग उसको थेरेपी मतलब हम बच्चों से जब किशोर वय में आते हैं, जिसको हम लोग पॉपुलर जबान में कहते हैं कि इसकी आवाज फट गई, हाँ, या पतला पतला निकल रहा है एकदम। अच्छा, जो पतला आवाज निकलता है उसको प्यूबरफोनिया कहते हैं। हाँ, तो प्यूबरफोनिया का मतलब पतली आवाज या प्यूबरफोनिया का मतलब स्त्री की आवाज? स्त्री जैसी मतलब। और वो फीमेल भी ऐसा हो सकता है केस कि उसका मेल की तरफ वॉइस निकले, उसको भी प्यूबरफोनिया नहीं, उसको दूसरा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फाल्सीटो वॉइस करके ऐसा। क्या फाल्सीटो? सब ये कितना बढ़िया साउंड कर रहा है एकदम अंग्रेजी में। अदर कंट्री का। यहाँ पे मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है लोगों को, सिंपल से। अरे आप बताइए ना, इसीलिए तो कैमरा आपकी तरफ मोड़ा गया। तो क्यों अवेयरनेस नहीं है तो लोग क्या है, ज्यादातर लोग नॉन प्रोफेशनल के पास जाते हैं। मेरा काम क्या है, जैसे कोई किस तरह के नॉन प्रोफेशनल, कुछ केस स्टडीज बताइए। जैसे अभी किसी को पता नहीं है तो उनको अगर जैसे हेयरिंग टेस्ट किए, यदि उनको मेडिसिन और सर्जरी से ठीक होगा तो ईएनटी उसको मतलब ठीक करेंगे। मेरा काम है रिहेबिलिटेशन करना। अगर उनको वो चीज़ मेडिसिन या सर्जरी से नहीं हो रहा है तो हम उसको। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को सुनने या बोलने में कोई समस्या आ रही है तो किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाने के बजाय विशेषज्ञ के पास जाए। उसका आरसीआई हमारा काउंसिल होता है। वो आवाज का क्या बताइए, फिर से बताओ। प्यूबो क्या? प्यूबरफोनिया। प्यूबरफोनिया। अच्छा, प्यूबर्टी से वो बना होगा प्यूबरफोनिया। आई एम गेसिंग। यस यस। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? सर्वदमन शुक्ला। सर्वदमन, क्या करते हो आप? सर अभी मैं एमबीए पढ़ता हूँ मारवाड़ यूनिवर्सिटी में। मारवाड़ यूनिवर्सिटी में एमबीए पढ़ते हो, और आगे क्या करने का इरादा है? उसी में मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मार्केटिंग? तब तो गुजरात में बहुत स्कोप है आपका। मैं भी ऐसे अयोध्या से हूँ। आप अयोध्या से हैं और यहाँ पढ़ने आए हैं? हाँ। वेरी गुड, बढ़िया। थोड़ा उधर चलिए, वो लोग बहुत लोग धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। बात करिए। अरे संभाल के, संभाल। आराम से, आराम। हाँ,
जी विधायक जी बताइए। खिमजी भाई ने रही थी। अच्छा बताइए क्या नाम है आपका? खिमजी साकरिया। हिम जी, हाँ जी। क्या करते हैं? जी मैं फार्मर हूँ, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। हाँ जी। कैसे ऑर्गेनिक खेती बाकी खेती से अलग कैसे है? जी उसमें जैर मुक्त खेती होती है, केमिकल कोई यूज़ नहीं होता, गाय आधारित खेती होती है, जो गुजरात सरकार भी बहुत प्रमोट करती है, नरेंद्र मोदी भी प्रमोट करते हैं। तो पैदावार ज़्यादा होती है या पैदावार तो थोड़ी कम होती है, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन करके सीधा ग्राहक को बेच सकते हैं। और निरोगी तो सरकार का इसमें क्या योगदान है? सरकार योगदान देती है। एफपीओ बनाया है ऑर्गेनिक फार्मर का, वो सरकार तरफ से बन गया है। और जो गाय रखते हैं उसको हर साल 11,000 रुपये मिलते हैं, और 10,800 और 6,000 रुपये जो किसान नीति से मिलता है वो अलग से। अच्छा 10,800 और 6,000 अलग गाय से। के लिए। वोट गाय के लिए। तो आप लोग गाय कहाँ, राजकोट में कहाँ रहते हैं? राजकोट में नहीं, राजकोट से यहाँ मेरा 15 किलोमीटर गांव है, आनंदपुर बाकी। तो आप गांव से आए हैं यहाँ? अच्छा। मैं रहता यहाँ हूँ, मेरी खेती वहाँ है। अच्छा खेती वहाँ कितनी खेती है? 40 बीघा। 40। तो कैसा है किसानों के लिए जो है सरकार का काम कैसा है? जी मेरा ये साइड तो सब बढ़िया है, पानी भी है, सिंचाई भी है, खेती भी है। अच्छा पानी भी है, खेती भी है, बिजली भी है, सब है। तो ये पहले से था या कुछ समय बाद में बदलाव आया है? कैसे कब ये चीज़ें हुआ? नहीं पहले भी था, लेकिन अब उससे ज़्यादा हो गया। अब 12 महीने खेती कर सकते हैं। पहला क्या था, और एक फसल ले लेते थे, फिर दूसरी वो जो विंटर वाली फसल है वही ले सकते थे, और वो भी आधी फसल। अब इस बार आप जो है राजकोट में गांव में क्या माहौल से, शहर में तो लोग कहते हैं, शहर का लोगों को पता चल जाता है, बोलते भी हैं शहर के लोग। गांव में क्या होता है, हमें थोड़ी दिक्कत होती है, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है। गांव में क्या लोग बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर? गांव में भी बस देखो, पूरे का पूरा गांव किसी भी तरफ एक तरफ तो नहीं जाता, सबकी वो अलग अलग होती है। कोई कांग्रेस वाले होते हैं, कोई भाजपा को समर्थन करते हैं, ऐसे ही है। अच्छा हाँ। और जो नई पार्टी आई आम आदमी पार्टी, उसके बारे में कोई चर्चा? हमारे उस साइड तो गांव में उसका कुछ नहीं है। नहीं। आप क्या करते हैं सर? मेरा छोटा सा बिजनेस है। किसका? छोटा सा बिजनेस है, ऑटो पार्ट्स का। ऑटो पार्ट्स का बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करता हूँ। मैन्युफैक्चर करते हैं राजकोट में? राजकोट में। अच्छा कोई फैक्ट्री आपकी? छोटी सी ही। अच्छा क्या किस तरह के ऑटो पार्ट्स बनाते हैं? ये जो रिक्शा और ये होंडा, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं। अच्छा छोटा सा काम है। कैसा चल रहा है काम? बहुत सही। सरस? सही सही हैं? सरस। आप लोग सरस बोलते हैं ना? सरस सरस। जोरदार हाँ? जोरदार जोरदार काम अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। बीच में 2 साल थोड़ा कम रहा था। अच्छा। लेकिन अभी थोड़ा कोविड के टाइम पे अभी सही चल रहा है। अच्छा तो कोविड के टाइम पे जो है, जैसे बहुत सारे लोग अभी हमसे ना कमेंट बॉक्स में कहते हैं आप लोग गुजरात में कोविड टाइम में क्या हुआ था ये किसी से नहीं पूछते, तो क्या कुछ ज़्यादा खराब स्थिति थी? स्थिति तो सबके जैसी थी वैसे ही यहाँ भी थी, लेकिन मैनेज अच्छे से हो गया था। तो आप लोग जैसे बिजनेसमैन हैं, जैसे आप छोटे बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी गुजरात से आते हैं, तो ऐसा क्या है कि गुजरात में जो है बिजनेस का बड़ा स्कोप बताते हैं लोग? हैं वो तो पैदाइशी रहता है, पैदाइशी है, जीन में है, गुजरातियों के तो जीन में ही है। छोटे हो तभी से कहते हैं कि मतलब मानो कि जो ये सब कहते हैं कि नौकरी का नहीं, छोटे से भी ये बिजनेस करना है, ये भी बिजनेस करना है। क्या बोलते, धंधो करो अच्छे। और अपॉर्चुनिटी भी यहाँ ज़्यादा मिल रही है अभी, पहले से बहुत सारे भी युवा लड़के मिले थे जिनको सरकारी नौकरी और पेपर लीक होने पे रोष है कि पेपर वो तो पूरे भारत में चल रहा है, केवल गुजरात में तो नहीं चल रहा है सर, पूरे भारत में है और सभी जगह पे हो रहा है। तो वो ये जो हो रहा है ठीक है? नहीं ठीक तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन सिर्फ गुजरात को बोलेंगे तो सही नहीं है ना, वो तो पूरे भारत में हो रहा है। हमको बाकी जगहों का तो पता था, लेकिन गुजरात का हम जब गुजरात में कवरेज करने आए तो पता लगा कि यहाँ पे भी पेपर लीक हो रहे हैं। वो तो सभी जगह हो रहे हैं, उसका कोई अलग इश्यू है ना। तो क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे? चुनाव के मुद्दे तो विकास तो हुआ है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है, विकास तो सही से हुआ है। एक सेकंड आ जाओ, इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या क्या विकास हुआ? जैसे कि ब्रिज बने हैं, सबको मकान मिल रहे हैं और सबके खाते में पैसे भी आ रहे हैं। मैं थोड़ा बैकवर्ड विस्तार में मेरा कारखाना है। अच्छा। आजू बाजू में सबको सब मिल रहा है। अच्छा। अनाज भी मिल रहा है पूरी तरह से। यहाँ तो समझ लो कि जो छोटे छोटे लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है और बचत हो रही है, उसको बेच रहे हैं 15-15, 20-20 रुपये किलो में बेच रहे हैं। ऐसा? हाँ ऐसा है।
हकीकत तो सामने नहीं आती है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना कुछ नहीं मिल रहा है, वो खाते भी है और बच जाता है, उसको बेच के उसका भी पैसा बना लेते हैं। जो गरीब तबका होता है उसको तो उतनी ज़रूरत का मिलता ही है ना, ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है और फिर बच जाता है, वो 15 रुपए किलो में बेच देते हैं। मतलब वो एक तरीके का घोटाला है, वो गरीबों के मुंह से छीनने की ही बात है। अरे गरीब खुद बेच रहे हैं, घोटाला कहाँ पे है यार? गरीब खुद उसको मिला है वो बेच रहा है। अगर मान लो 25 किलो मिला है, 10 किलो उसका यूज़ में आ गया, 15 किलो जो बचा है वो बेच देता है 15 रुपए किलो में। सरकार से तो पूरा ही मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं जो बता रहे हैं? मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जो अमीर लोग है वो धन वजू लेते होते। ऐसा क्यों होता है कि राशन कार्ड में पहले 20 लाख की आवक बताते, 10 लाख की आवक बताते, पर 12,000 बढ़ते हैं। और मैं वे स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि पेपर लीक बहुत हो रहे हैं। हम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पेपर लीक हमारा 5 सेम में हुआ था, उससे कारण हम तो अभी दूर हुआ कि पेपर लीक बहुत गुजरात में हो रहे हैं। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि पेपर लीक नो मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और जो दुष्कर्म हो रहा है जी गुजरात लेवल के पर कायदा कानून अच्छा बना, ऐसा मैं चाहता हूँ। ऐसा चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मिराज भट्टी। मिराज, तो जैसे ये बहुत सारे आप देख रहे हैं युवा, तो अब की बार आप कह रहे हैं विकास हुआ है, मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे पे पब्लिक वोट करती है ज़्यादातर? आप बोलिए तो सच बोलूँ तो सबसे ज़्यादा तो सच ही बोलिए। महंगाई सबसे ज़्यादा मुद्दा है। आप कोई भी आप गुजरात में कहीं भी जाओ, राजकोट जाओ, अहमदाबाद जाओ या गांधीनगर जाओ, तो महंगाई सबसे ज़्यादा मुद्दा है। और उसी की वजह से आप इस बार देखेंगे आम आदमी पार्टी को एक मौका मिला है कि क्यों इतनी महंगाई क्यों है। हाल ही में जो LPG सिलेंडर जो 1150 में मिल रहा है, उसने कांग्रेस पार्टी ने और दूसरी पार्टी ने ये 500 रुपये में बोला था कि 500 रुपये में LPG सिलेंडर मिलेगा। जो गुजरात गैस लिमिटेड यानी कि जो घर घर जो गैस मिल रहा है, तो गैस में 3 महीने या 4 महीने उसमें पहले 10% का रिड्यूस किया था, यानी कम किया था कि इसमें इसका फ़ायदा होगा। ये इलेक्शन वक्त ही क्यों होता है? तो पहले हो जाना चाहिए था ना। और यहाँ पे तकरीबन जो जितनी भी कंपनी है वो प्रॉफिट ही करेगी, हाँ नुकसान करेगी। मान लो कि आप ST देख लीजिए, GSRTC जो गुजरात सरकार के अंडर में, वो अभी प्रॉफिट कर रही है, नुकसान नहीं कर रही है। तो आप देखिए कि गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। जो गुजरात गैस लिमिटेड लाइन है जो हर घर में गैस देती है, सप्लाई करती है, वो भी प्रॉफिट कर रही है, नुकसान नहीं कर रही है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजकोट में विकास हुआ है, एम्स मिला है, जो नर्मदा का पानी है वो पूरे सौराष्ट्र में पहुँचा है विजय भाई रूपानी ने, नए ब्रिज बने, नया बस पोर्ट बना है। आप देख लीजिए जो नया बस पोर्ट है बहुत अच्छा बना है। और विकास नया एयरपोर्ट भी बन रहा है, न्यू एयरपोर्ट। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, विकास भी हुआ और महंगाई भी बढ़ी है। आमदनी भी बढ़ी, आमदनी डबल बढ़ी है, आमदनी उतनी है, आमदनी नहीं बढ़ी है। आमदनी डबल हुई है सर, डबल हो गई है। सबको अभी सबको 13 प्रो बाजार में आ रहा है, वो लेना है तो महंगाई पड़ेगा ना। खींचे में सबके देख लो, सबके पास कम फोन नहीं होगा, कोई भी 2 व्हील से कम नहीं, साइकिल तो कोई चलाता ही नहीं है आजकल। एक से एक सुविधा बढ़िया चाहिए, एक से एक बढ़िया सुविधा चाहिए सर, तो उसके लिए पैसा तो पे करना पड़ेगा। आमदनी डबल कहाँ पर हुई है? ये तो एक डबल नहीं हुआ है। मैं आपको, आप क्या करते हैं? मैं इंश्योरेंस कंपनी में हूँ, सर्विस करता हूँ और मैं क्लेम ये कह रहे हैं आमदनी डबल, आमदनी नहीं हुई डबल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसकी डबल हुई है कि हमारी नहीं हुई है? आपकी नहीं हुई, हमारी। आप क्या करते हैं? मैं तो डब्बा बना मिठाई का। तो आप भी एक तरीके का बिजनेस ही कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब? वो तो उसको मालूम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 व्हीलर 2 साल पहले यानी कि कोविड के पहले 70,000 रुपये मिलता था। आप 2 व्हीलर लेना हो नया तो 1 लाख रुपया होता है। आप पूछ लीजिए किसी भी डीलर में राजकोट में जितने भी हो, हीरो या होंडा या फिर दूसरी कोई कंपनी हो 2 व्हीलर का, तो ये महंगाई बढ़ी है। अब ये इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से ऊपर से मटेरियल बढ़ा है, चाइना से थोड़ी इंपोर्ट कम हुई है, तो चाइना से इंपोर्ट कम हुआ है ना। वो जो पहले से जो लोखंड वो स्टील आ रहा था, वो जो प्लास्टिक की आइटम आ रही थी, ज़्यादातर राजकोट में तो अभी मैन्युफैक्चरिंग हब है राजकोट। तो सब अभी इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था कि हमारी जो चाइना से जो हम माल लेते हैं वो बड़ा है, और ये अंकल कह रहे हैं कि
कटा है, पता नहीं चल रहा क्या है। ये आपको जानकारी बड़ा नहीं है भाई, कोई कोई आइटम में बड़ा अभी ज्यादातर कम किया हुआ है। चाइना से माल ज्यादा आ रहा है उल्टा, ये जो आत्मनिर्भर की बात करें उल्टा है, चाइना से माल ज्यादा आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे बताओ ना कौन सा माल ज्यादा आ रहा है। हम तो सीधा आर्टिकल पे जो पढ़ा है वो बोल रहे हैं। तुम किताब में पढ़ रहे हो, हम काम कर रहे हैं भाई, हम माल मंगाते हैं, हमको सब मालूम है। ये बताओ चाइना से कौन सा माल आता है? अभी आपको पता होगा जो मतलब कूलर आते हैं, कूलर के जो अंदर के मोटर होते हैं ना, वो मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा था कि वो मतलब चाइना से 1500 रुपये मिलता है और दिल्ली या मतलब कोई अदर जगह से लो तो 2500-3000 में मिलता है। तो प्रॉफिट की वजह से वहाँ से माल मंगा रहे हैं। कोविड के टाइम पे वो डिले हो रहा था उसकी वजह से उसको, तो काफ़ी सारे मतलब मुझे लगता है ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ, लेकिन चाइना मतलब निर्भरता कम होनी चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। कम ही है, यहाँ पे काम बहुत बढ़ गया है। हम खुद ग्राउंड जीरो पे हम काम कर रहे हैं, हमको सब मालूम रहता है कहाँ से माल आ रहा है, कौन बना रहा है। यहाँ पे फैक्ट्रियों का विकास ज़्यादा हो गया है और काम भी ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे MI का फ़ोन, रेडमी का फ़ोन कितने पास लगभग सारे जगह सारे तो कह रहे हैं iPhone 13 Pro खरीद रहा है। अरे सर आप समझ लो, यहाँ पे आप शोरूम पे जाओ, गाड़ियों का शोरूम पे जाओ, कोई भी गाड़ी लिखवाओ, 6-6 महीने की वेटिंग डेट देते हैं। 6-6 महीने की वेटिंग आ रही है। क्या नाम है भाई बिना आपका? पैसे के आता होगा क्या? नाम क्या है? विपुल भाई, क्या काम करते हैं भाई? मेरा छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस। ये मुझे इतनी प्यारी बात लगती है, सब लोग बिल्कुल छोटा सा बिजनेस करते हैं। अच्छा विपुल भाई एक बात बताइए, जैसे वहाँ पे थोड़ा इधर देखो, जैसे वहाँ पे हम कुछ नौजवानों से, दर्शन भाई वगैरह से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सत्ता सर चढ़ गई है भाजपा के और सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी हो रही है, लीक हो रहे हैं पेपर, इस पे क्या कहेंगे आप? लीक तो सर मैंने पहले भी बोला, अभी बात पूरे भारत में हो रहा है, तो ऐसा कोई तो नया नहीं है कि गुजरात में ही हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है सब। कहीं देखिए एक जगह का गलत दूसरे जगह का सही नहीं हो जाता ना, अगर पूरे भारत में हो रहा है इसलिए गुजरात में भी होगा। ये भी गलत ही है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, यहाँ पहले का होता था, ये कह रहे हैं पहले नहीं होता था, पहले का इतना होता, अभी हो रहा है, लेकिन अभी हो रहा है तो पूरे भारत में ही हो रहा है, गुजरात में तो नहीं हो रहा। अब जैसे हम राजस्थान जाएंगे वो कहेंगे गुजरात में भी हो रहा है, फिर हम यूपी जाएंगे वो कहेंगे राजस्थान में भी हो रहा है, तो सब एक दूसरे के ऊपर डाल देंगे। वो गलत है, वो गलत है। हाँ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो जो उसके ऊपर जो माफिया होंगे वो चलाते होंगे, तो सरकार उन पर सख्ती क्यों नहीं कर रही है? लेनी चाहिए, सरकार को लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ऐसा नहीं है, वो कई लोग, एक सेकंड मैं सब, अरे मैं एंकर मैं हूँ तुम्हारा, ठहर जाओ। अच्छा दूसरा कई साथी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी यहाँ मजबूत दिख रही है, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, जरा भी नहीं, मुझे लगा है नहीं, जिसको लग रहा है 5 से 6 सीट आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो तो हर बार बोलते हैं ना, अरविंद केजरीवाल का क्या है, वो तो बोलते रहते हैं। उसको इस बार वो ये तो कुछ भी बोल देंगे, बोलेंगे। केजरीवाल को ये बोलेंगे और कांग्रेस को भी बोलेंगे कि वो घिसी पिटी कैसेट है ना, वो बदल देना कि ईवीएम में ये हो गया, वो हो गया है। ईवीएम का कुछ नहीं है, पूरी जनता भाजपा के साथ ही है। एक यहाँ पे पंजाब के भाई थे, ये कुछ और बता रहे हैं। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? एक सेकंड, थोड़ा जगह दीजिए, पीछे हटिए, बहुत बड़ा फुटपाथ है, बहुत बढ़िया, आप पीछे हो सकते हो, मांसपेशियां साथ में काम कर रही हैं सबके, बहुत बढ़िया। हाँ क्या नाम है? मनदीप नाम है। बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? कुछ नहीं सर, मैं बस ये बोल रहा था कि अगर यहाँ पे वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि अपना आपकी सरकार आएगी, क्योंकि आपके पास भी एक मजबूत चेहरा नहीं है सर, ना कांग्रेस के पास है, लेकिन बीजेपी के पास मजबूत चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा चेहरा आगे उनके पास योगी आदित्यनाथ जी। तो ये जब चेहरे आगे आते हैं, मैं इनके काम से खुश नहीं हूँ पूरी तरीके से, लेकिन जब ये चेहरे आगे आते हैं लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचती सर कि किसको वोट डालें। तो इसी तरीके से जैसे अपना योगीनाथ जी अपना रैली कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी रैली का भी कोई फायदा नहीं होगा, फायदा लोगों को, लोग आजकल चेहरे देख के वोट डाल रहे हैं। तो जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भाई साहब, भैया उनकी रैली का भी फायदा नहीं है सर। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कर रहे हैं यहाँ पे आके, उनकी पंजाब में इतने काम पेंडिंग है सर, वो यहाँ पे रैली कर रहे हैं, पहले वो अपने काम तो निपटा लें। क्या काम पेंडिंग है काम सर? जैसे सर अभी पीछे 5-6 महीने पहले अपना, आपको पता होगा, एक बहुत मशहूर पंजाबी सिंगर, उनकी डेथ हुई थी, सिद्धू मूसेवाला जी सर, उनकी डेथ हुई थी। आज तक उनके माता पिता कभी कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं, कभी कहाँ धक्के खा रहे हैं, उसमें कोई इंसाफ नहीं। म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर अपना वो चल रहा है, गैंगस्टर बात चल रहा है, गैंगस्टर आ रखे हैं उसके अंदर, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। बस क्या हुआ है, वो अपना बिजली माफ करिए, बिजली माफ करने का भी क्या फायदा, वो भी जातिवाद पे हुई है सर, जो जातिवाद पे हुई है। छोटी कास्ट वालों को फ्री है, अगर जैसे हम जनरल कास्ट वाले हैं, उन्हें अगर 200-300 यूनिट से ज़्यादा बिल आता तो उन्हें पूरा भरना पड़ेगा। नहीं एक सेकंड, वो
अरे यार यहाँ बड़े एंकर है, तुम सब लोग के लिए मैं एक एंकर भर्ती करता हूँ। 300 यूनिट माफ है बिजली। नहीं, जो बिजली की सब्सिडी है वो आर्थिक आधार पर है कि जाति के आधार पर? जाति के आधार पे सर। जो अपना जनरल कास्ट वाले अगर उनकी 300 यूनिट से ज्यादा 300 तक उनको भी फ्री है? 300 तक फ्री। अगर ज्यादा बिल आता तो पूरा 1 यूनिट से लेके पूरा बिल पे करना रहेगा। अच्छा, और जो ओबीसी से आते हैं उन्हें भी सर अपना जो मतलब आप कह रहे हैं कि जो दलित समुदाय के उनको 300 से ऊपर पे? जी जी सर, उन्हें फ्री है बिजली। अगर उनका 300 मतलब उनका अगर 300 से ऊपर आता है तो 300 तक फ्री रहेगी। जो ऊपर उनका जो भी आएगा, मान लीजिए 50 यूनिट एक्स्ट्रा है तो उसका उन्हें पे करना रहेगा बस। हाँ, तो उसका उन्हें करना होगा ना पे। नहीं बाकियों को, लेकिन ऐसा नहीं, उन्हें वो पूरा पे करना रहेगा। 350 का पूरा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 स्लैब बना दिए हैं कि 300 से ऊपर अगर आप हैं SC ST से तो उससे जितना ऊपर है सिर्फ उतना देना पड़ेगा, पर बाकी में अगर 302 है तो फिर पूरे 302 का देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आप नाराज हैं? नहीं, ये भी और भी काफी मुद्दे हैं। क्या सर मुद्दे हैं? जैसे अभी बताया सर, गैंगस्टरवाद वो तो रखा है, उसकी अपना चल नहीं रहा। हर कोई अभी पीछे से अभी एक और मरे। जैसे गुजरात के जो नौजवान हैं वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे मुद्दे उठाए हैं नौजवानों के, ऐसा कह रहे हैं कई लोग। मुद्दे सर जहाँ के मेन मुद्दे वो नहीं ना उठाए, अब पंजाब के मुद्दे उठाए। डेली गोलियां चल रही हैं, आपको भी पता सर। तो आप गुजरात में कब से हैं? गुजरात में सर मैं गुजरात में काम करता हूँ, ज्यादातर मार्केटिंग का काम है। यहाँ का मुद्दा क्या लगता है? यहाँ के मुद्दे सर, यहाँ पे मुद्दे बस यहाँ के मुझे इतनी नॉलेज नहीं है मुद्दों की। हम हाँ भाई क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। सब लोग देखो ऐसा होता है ना, जब सब लोग बोलेंगे नहीं तो फिर 2-4 लोग होते हैं, वो 2-4। आपको क्या जानना है पूछिए। हाँ, हम जानना चाहते हैं गुजरात में चुनाव है, सौराष्ट्र के, राजकोट के क्या मुद्दे हैं? कई बार लोग कहते हैं साहब मुद्दे ये हैं पर होने ये चाहिए, तो जो भी आपकी राय हो। यानी हमारे हिसाब से मुद्दे क्या है? नाम बताइए। मेरा नाम मौलिक शाह है। तो मौलिक भाई आपसे पूछ रहा हूँ तो आप ही का हिसाब चलेगा ना। मेरे हिसाब से मुद्दे में अभी ये है कि लोकल कैंडिडेट्स जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, उसका कुछ आगे पीछे बैकग्राउंड है नहीं ज्यादा किसी भी पार्टी के काम के हिसाब से। किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? सबकी? राजकोट के जो है सभी कैंडिडेट वो सब यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। अच्छा। चारों कैंडिडेट जो अभी जो रिपीट नहीं हुए सभी बीजेपी की बात? बीजेपी की, हाँ। अच्छा। और यहाँ पे पूरी पिछली बार भी बीजेपी ही थी। नए चेहरों को मौका मिल रहा है या बुरी चीज है? हाँ, मतलब वो लोग को पता है कि अभी ये रोटेशन नहीं करेंगे तो थोड़ी दिक्कत वाला था, इसलिए सब रोटेशन कर दिया, सब नए चेहरे डाल दिए। अगर रोटेशन नहीं करते तो क्या दिक्कत होती? तो उसको ये सीट गंवाने की दिक्कत, नाराजगी थी। लोकल। इतने मंत्री सारे सब हटा दिए, मुख्यमंत्री हटा दिए, तो उसका रीजन क्या है? पूरे के पूरे क्या रीजन, क्या लगता है आपको शाह साहब? नहीं, आपको ज्यादा नहीं, उसका परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए हटाए होगा। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। डेवलपमेंट का मुद्दा है, जितना नए राजकोट में डेवलपमेंट हुआ है उतना राजकोट ईस्ट में नहीं हुआ है डेवलपमेंट। अच्छा, आप विधानसभा स्पेसिफिक कह रहे हैं। राजकोट ईस्ट में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, नए राजकोट में ही डेवलपमेंट हुआ। नए राजकोट में ज्यादा हुआ। ये जो सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, मतलब ये लोग का कहना सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे बहुत सारे विकास के कार्य होते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बार टिकट को विजय रूपाणी को देना ही चाहिए था। इस बार पार्टी ने गलती की है, बीजेपी ने, क्योंकि सच में राजकोट में इस बार काम हुआ है विजय रूपाणी के शासन में। तो आप नाराज हैं कि विजय रूपाणी का टिकट? उन्होंने तो खुद ही चिट्ठी लिखी। वो तो आप समझ रहे हैं, समझाइए, मैं समझ में आया हूँ, समझाइए। सब अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, पर सच में टिकट मिलना चाहिए। अरे वो तो सबका, वो क्या नाम है आपका? डैनिश। हाँ, वो तो फॉर्मेट भी किसी की तरह दिखे देखे से लग रहे हैं। नहीं लग रहे हैं। रितेश देशमुख है ना? चलो। अरे मैं बोलो, सबका फॉर्मेट लिख के आया था, सबने सेम ही बोला है। आप देखो तो नितिन पटेल, सबका वर्ड्स भी सेम, कमलम से आ गया था, ये बोलना है कमलम से आ गया था। हाँ, सेम टाइम में मिला। कमलम मतलब जो बीजेपी का दफ्तर। हाँ, विजय रूपाणी ने गुजरात के डेवलपमेंट में कड़ी मेहनत की है। आप इसको झुटला नहीं लगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहित दोषी। मोहित भाई, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं विजय रूपाणी ने राजकोट के डेवलपमेंट के लिए मेहनत की, कड़ी मेहनत की है। मेरा सवाल सुन लो मित्रों, उन्होंने मेहनत की, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, पर वो अभी भी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। उसके सामने कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी, ये 3 प्रमुख पार्टी है। बिल्कुल। अब आप कैसे तय करोगे कि वोट कहाँ जाए, किसको दे रहे हैं, ये मत बताना, गुप्त है। पर अब आपके लिए फैक्टर नंबर 1 क्या रहेगा? सर, मैं अपने हिसाब से देखूँ तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी के यहाँ के जो उम्मीदवार है वो शायद जीतेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बार यहाँ पे सभाएं की है और बहुत बार इसका प्रचार भी हुआ। आप YouTube में देख लीजिए या फिर सोशल कैंडिडेट
यहाँ पे नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है, पर वो आम आदमी पार्टी का ही है। पश्चिम के वो है आम आदमी पार्टी कैसे आएगी? किसी को मालूम ही नहीं है उनके प्रत्याशी कौन है। आप इनमें से किसी को भी पूछिए कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो भी 4 लोग हैं उनके नाम बोलिए आप में से। बोलिए, आप पूछिए किसी से, किसी को मालूम नहीं। दिल्ली से भीड़ बुलाते हैं, पंजाब और दिल्ली से भीड़ आती है, यहाँ लोकल कोई नहीं है। क्यों बुलानी पड़ती है? और जो भी आ रहा है वो नया राजकारण में प्रवेश करने के लिए जो आ रहा है, जो यहाँ खड़े और कह रहे हैं कि मैं रूपानी जी से भी खुश हूँ और आम आदमी पार्टी का भी। अरे सर, मैं ये नहीं, मैं रैली की बात कर रहा हूँ। पूरा दिल्ली से यहाँ से लोग लेके आएंगे, इतने पैसे भी नहीं है उनके पास। इतने नहीं, बहुत कम है, सबसे नीचे है वो लोग। मुझे नहीं क्या कर रहे हैं? पंजाब से बहुत पैसे आता है। पंजाब से पैसा आ रहा है यार। ये सब पब्लिक इतनी बढ़िया पब्लिक को सबके अंदर की। कांग्रेस के उम्मीदवार कहाँ से खरीद रहे हैं? हाँ, भाजपा वाले, ये पूछिए ना उनको। उसके पास तो है, उसके पास तो पैसा है ही, पहले से ही समृद्ध पार्टी है वो तो। भाजपा समृद्ध पार्टी है, पहले से ही समृद्ध होके आई थी ऊपर। वो तो है। वो इंद्रनील से पूछिए कि आप वाले के पास कितने पैसे हैं। इंद्रनील जी बताएंगे, वहाँ जाके आए। इंद्रनील राजगुरु जो है, इंद्रनील राजगुरु यहाँ के इंद्रनील राजगुरु यहाँ के बहुत ही धनाढ्य नेता हैं। 2012-17 विधायक रहे, फिर 17 में वो अपनी सीट छोड़ के बगल की सीट पर मुख्यमंत्री विजय रूपानी को चुनौती देने आए थे। उसके कुछ बरस बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए। संभावित मुख्यमंत्री प्रत्याशियों में उनका भी नाम था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ईसुदान गढ़वी के नाम का ऐलान कर दिया गया तो इंद्रनील राजगुरु एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में आ गए। यही हिस्ट्री है। और जब वो अपना हलफनामा दाखिल करते हैं तो सुर्खियां बनती हैं कि उनके पास इतने 100 करोड़ की संपत्ति है, आदि इत्यादि। हाँ जी, अभी क्या है सर के क्या लोग, नाम है काका आपका? गजेंद्र सिंह वाघेला जी। अभी सब क्या कह रहे हैं कि ये बीजेपी का आदमी है, ये इतनी सीट आएगा, पर ऊपर सभी लोग एक ही आदमी को देख रहे हैं। अभी साहब को हटा दीजिए, मोदी जी को, कितनी सीटें आएगी तो बीजेपी को भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अभी तो सर को देख के ही सब वोट देंगे। पूछ रहे हैं ना कि कैंडिडेट कौन है आपका, उसको किसी को पता नहीं है। तो यहाँ सीएम कौन है, किसी को पता नहीं है, ऐसा है। आप एक सेकंड, ये पूरा एक आर्ग्यूमेंट पूरा हो गया। आप एक मिनट भाई, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो वोटर है वो लोकल मुद्दे नहीं देखता, लोकल कैंडिडेट नहीं, नरेंद्र मोदी को देख के वोट। मोदी जी देख रहे, कुछ काम भी करा रहे अच्छा अभी बराबर। लोकल आदमी क्या है कि उसको काम कर रहा है। आज ये ललन टॉप में से मैं आपको देखता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कुछ अच्छे मुद्दे लेके आप आ रहे हो, तो मैं इतनी भीड़ सब लोग देख रहे हैं। बाकी बहुत न्यूज़ वाले आते हैं, उसके पास कोई जाता भी नहीं, हम अपनी तरह से चाय पीते हैं बराबर। इसी तरह साहब ने काम किया है, बैकअप में काम तो करना होना चाहिए ना। साहब ने बोला ये 4 लोगों को चीतना, तो हमको मालूम है कि हमारा वो मेन साहब तो ऊपर है, कर लेगा कुछ। अच्छा, तो मेन साहब को देख के करें, उसकी जिम्मेदारी मेन साहब मोदी जी को। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? महेश भाई, आप सहमत हैं इससे? गुजरात में किया है, आप इससे सहमत हैं जो काका ने कहा? उनसे अंशतः मैं सहमत हूँ। गुजरात में किया है, एक तबका ऐसा है बीजेपी कंफर्ट जोन में है कि एक पब्लिक ऐसी है वो उनको फुल सपोर्ट है। रूरल में क्या होता है कि बेसिक पब्लिक को जो सुविधा मिलती है उससे वो संतुष्ट हो जाता है, ठीक है, कि देखे उसकी गली में लाइट आ गई, रोड हो गया। लेकिन जो युवा है, जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, उसको ये कुछ मतलब नहीं कि भारत के चीन के साथ क्या संबंध है, पाकिस्तान के क्या संबंध है। उसको प्रॉब्लम क्या होती है कि 2 साल से वो पढ़ रहा है और उसकी जबकि उसकी एग्जाम होती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है और उसकी जांच भी नहीं होती। आप 2015 से ले ले, 16 से ले ले, 19 से ले ले, जो भी पेपर लीक हुए हैं, जिसके भी जो आरोपी है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जांच होती है, लेकिन कुछ ठोस कार्यवाही नहीं होती। ये आपका मुद्दा नंबर 1 है। और सर, हाँ, बस अभी मैं एक बात बोलूँ, सब लोग भूल गए हैं कि हमारे साउथ एशिया लोगों की भूलने की बहुत आदत है। साउथ एशिया की? यस, इसमें हम लोग आ जाते हैं। बहुत बड़ा कंटेक्स्ट दे दिया काका आपने। अभी क्या भूल जाएंगे बराबर। अभी एक हमारे सांसद थे और एक हमारे विधायक थे, उसने हमारे यहाँ राजकोट में कुछ घोटाला हुआ एक बिल्डर का जमीन के रिलेटेड। तो अभी सांसद का और विधायक का तो चलता है ना, कोई हो तो कोई भेज देते हैं इंक्वायरी करने। तो उनको बीजेपी की सरकार थी तो गांधीनगर में उसका काम नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि ये हमारा काम कर नहीं रहे बराबर। तो उसके कारण वो क्या हुआ कि कमिश्नर को यहाँ से ट्रांसफर करके जूनागढ़ डाल दिया।
तो उसके पार्टी का सत्ताधारी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ता है। हाँ, जिसने आवाज उठाई उसका टिकट काट दिया बीजेपी के, हाँ, वो 3 टाइम के यहाँ के विधायक गोविंद भाई ने आवाज उठाई कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्हीं का टिकट काट दिया। ये कह रहे हैं 32 करोड़ रुपए ये रमेश भाई मुझे कमिश्नर ने 32 करोड़ रुपए खाए हैं, ऐसे उसने लिख के दिया। ऐसा लिख के दिया, मतलब यहाँ के विधायक उसने लिख के दिया, उसके बाद कार्रवाई हुई। राम भाई तो आप इसके आधार पे क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैं आज ये साहब के स्टाफ में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये मुझे जाहिर में कहेंगे कि मुझे प्रॉब्लम है, ललन जी टॉप न्यूज़ में ये आपसे कहेंगे या हम लोगों के बताएंगे। तो आप कह रहे हैं कि उनको आला कमान से शिकायत करनी चाहिए? हाँ, पब्लिक के सामने आया गया इसने लोचा, पर वो लोग सहमत नहीं है। चलिए, ये सहमति असहमति का दौर चलता रहेगा, क्योंकि इसी के दम पर जनतंत्र उस जैविक प्रक्रिया में आगे बढ़ता है जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, विकास कहते हैं। हमारी टीम के जो साथी हैं, अभिनव जी, अमितेश जी कैमरे के पीछे, और दूसरी टीम में रणबीर जी और जेरी जी, ये गुजरात के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हम चुनाव की कवरेज को, कौन जीत रहा है, किसको कितनी सीटें आ रही हैं, किस सीट पर क्या जातीय समीकरण है, सिर्फ इस तक सीमित न रखें। जो गुजरात के दर्शक हैं उनको ये पता चले कि जो ज़्यादातर वोटर चुप्पी साधे हुए हैं, उसकी चुप्पी के मायने क्या हैं, उसकी तमाम सहमतियां और असहमतियां हैं। इन सब के बीच में आखिरी में वो कौन सा एक प्रभावी कारक होगा जो तय करेगा कि इस उंगली से बटन कौन सी दबेगी। और जो गुजरात के बाहर के दर्शक हैं उनको ये भी पता चले कि इस शानदार प्रांत की सांस्कृतिक विविधता क्या है, सामाजिक विविधता क्या है, पोशाक, भोजन, इतिहास, धरोहर, कारोबार, और इन सब के बीच यहाँ के वोटरों की शिकायतें, गुस्सा और चिंता क्या है। आप बने रहिए ललन टॉक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।